वेलकम टू द डिबेट। सामग्री पर आधारित विभिन्न दृष्टिकोणों और बौद्धिक विमर्श के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो टेक की दुनिया में मतलब सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बढ़ता हुआ पर्यावरणीय प्रभाव एक ऐसा गहराता संकट है जिसे केवल सख्त नियमों और जवाबदेही से ही रोका जा सकता है? या फिर क्या ये तकनीकी विकास का एक ऐसा शुरुआती चरण है जिसे बाजार का नवाचार और एआई की अपनी ग्रीन क्षमताएं खुद हल कर लेंगी? बिल्कुल। और मैं इस चर्चा में इस बात का दृढ़ता से प्रतिनिधित्व करता हूं कि एआई का बेतहाशा विस्तार हमारे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन कर रहा है, जिसके लिए तत्काल और सख्त विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और मैं इस विचार का प्रतिनिधित्व करती हूँ कि ये एक अल्पकालिक चुनौती है। मेरा मानना है कि तकनीकी नवाचार, ग्रीन एआई और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एआई की अपनी अपार क्षमताएं इसके पर्यावरणीय पदचिह्न से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और समाधानकारी हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम एआई के बारे में बात करते हैं तो अक्सर लोग क्लाउड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड सुनने में बहुत ही हल्का, अमूर्त और मतलब हवा में तैरता हुआ सा लगता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये एक इंडस्ट्रियल विरोधाभास है। असल में ये जो क्लाउड है वो जमीन पर मौजूद विशालकाय डेटा सेंटर्स हैं जो पृथ्वी के भौतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। एआई के काम करने के दो मुख्य चरण होते हैं। पहला है ट्रेनिंग और दूसरा है उपयोग, जिसे हम इन्फरेंस कहते हैं। ये दोनों ही प्रक्रियाएं अत्यधिक ऊर्जा लेती हैं। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि डेटा सेंटर्स भौतिक रूप से बहुत बड़े होते हैं। बिल्कुल। और अगर हम स्रोत सामग्री के आंकड़ों को देखें तो स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। उदाहरण के लिए मेटा के लामा 3.1 मॉडल की ट्रेनिंग का कार्बन उत्सर्जन न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की 10,000 उड़ानों के बराबर है। आप सोचिए, सिर्फ एक मॉडल को सिखाने के लिए इतना भारी प्रदूषण। और बात सिर्फ कार्बन की नहीं है, जल संकट भी भयावह है। माइक्रोसॉफ्ट के अमेरिकी डेटा सेंटर में GPT-3 की ट्रेनिंग में ही करीब 5.4 मिलियन लीटर पानी लगा। और इसके साथ हम जेवोन्स पैराडॉक्स देख रहे हैं। क्या आप श्रोताओं के लिए इस पैराडॉक्स को थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे? जरूर। जेवोन्स पैराडॉक्स का मतलब यह है कि जब कोई तकनीक ज्यादा कुशल या एफिशिएंट हो जाती है तो लोग उसका इस्तेमाल कम करने के बजाय और ज्यादा करने लगते हैं। एआई के साथ भी यही हो रहा है। क्षमता बढ़ने से खपत और बढ़ रही है, न कि कम हो रही। साथ ही हार्डवेयर की 12 से 18 महीने की ऑब्सोलेंस साइकिल ई वेस्ट का पहाड़ खड़ी कर रही है। इसलिए हमें स्वैच्छिक नहीं बल्कि सख्त नियमों की आवश्यकता है। देखिए, आंकड़े गंभीर हैं और मैं उन्हें नकार नहीं रही हूं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि वे केवल एक संक्रमणकालीन दौर को दर्शाते हैं। जब भी कोई नई तकनीक अपने शुरुआती चरण में होती है, वो हमेशा संसाधन गहन होती है, लेकिन नवाचार बहुत तेजी से काम करता है। हाल ही में हमने डीपसीक मूवमेंट देखा है, जिसने साबित किया है कि ये एक दिलचस्प बिंदु है। हालांकि मैं इसे अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगा, लेकिन पहले आप अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद। तो मैं कह रही थी कि डीपसीक मूवमेंट ने साबित किया है कि उन्नत मॉडल बहुत कम संसाधनों में भी प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। दक्षता लगातार बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, एआई खुद जलवायु संकट का सबसे बड़ा समाधान बन रहा है। अच्छा। हाँ, गूगल डीप माइंड का ग्राफकास्ट मॉडल ही देख लीजिए। ये एक ही टीपीयू पर 1 मिनट से कम समय में 10 दिन का वैश्विक मौसम पूर्वानुमान दे सकता है, जो पारंपरिक तरीकों से 12,000 गुना अधिक ऊर्जा कुशल है। कठोर नियम नवाचार को रोक देंगे। इसके बजाय हमें एआई एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट्स 2024 जैसी पहलों का समर्थन करना चाहिए, जो कंसोर्टियम और मानकीकृत मापन के माध्यम से काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दे। जब आप ऊर्जा के अनुकूलन की बात करती हैं, तो आप इन्फ्रेंस में लगने वाली ऊर्जा को नजरअंदाज कर रही हैं। ट्रेनिंग तो बस शुरुआत है। इन्फ्रेंस की मांग बढ़ रही है, ये सच है। और वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक एआई सर्च सामान्य गूगल सर्च से 10 से 30 गुना ज्यादा ऊर्जा लेता है। एक चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट में 0.3 वॉट आवर बिजली लगती है, जो रोजाना 109 गीगावाट आवर तक पहुंचती है। और इस ऊर्जा की मांग पूरी करने के लिए डेटा सेंटर प्रदूषण फैला रहे हैं।
2023 में डेटा सेंटर प्रदूषण के कारण अमेरिका में 490 मौतें हुईं और $7.6 बिलियन का सार्वजनिक स्वास्थ्य नुकसान हुआ। क्षमा करें, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं बताती हूं क्यों। बताइए। आप ऊर्जा की खपत के केवल एक तरफा आंकड़े पेश कर रहे हैं। ऊर्जा ग्रिड को ऑप्टिमाइज करने में एआई का ही तो इस्तेमाल हो रहा है। कार्बन अवेयर कंप्यूटिंग के बारे में सोचिए। कार्बन अवेयर कंप्यूटिंग? जी, जैसे क्लोवर फ्रेमवर्क। जब ग्रिड भारी होता है या प्रदूषणकारी ऊर्जा पर निर्भर होता है, तो ये सिस्टम स्वतः ही कम ऊर्जा वाले मॉडल का उपयोग करता है। इससे 75% तक कार्बन बचाया जा सकता है और स्मार्ट साइटिंग से भी कार्बन एमिशन 73% तक कम हो सकता है। कागजों पर ये 75% बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बात सिर्फ कागजों की नहीं है, ये लागू हो रहा है। लेकिन ये एक मजबूत तर्क है। फिर भी क्या आपने इस पर विचार किया है कि जमीनी हकीकत इन सबसे बहुत अलग है? चलिए, पानी और हार्डवेयर की बात करते हैं। एरिज़ोना जैसे सूखे इलाकों में एआई डेटा सेंटर प्रति किलोवाट आवर 9 लीटर तक पानी सोख रहे हैं। पानी का उपयोग कूलिंग के लिए होता है। हाँ, और एक जीपीयू वेफर बनाने में 8000 गैलन अल्ट्रा प्योर पानी और 200 किलो कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। इसके अलावा हार्डवेयर और कूलिंग सिस्टम में PFAS यानी फॉरएवर केमिकल्स का उपयोग मिट्टी और पानी को दूषित कर रहा है। और वो जो ई वेस्ट हर 12 महीने में निकल रहा है, उसका क्या? यह एक मजबूत तर्क है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि ITAD या IT एसिड डिस्पोजिशन रणनीतियों से 35 से 50% हार्डवेयर वैल्यू रिकवर की जा सकती है? अगर सही समय पर प्रक्रिया की जाए तो ये कचरा नहीं बनता। लेकिन कुछ तो कचरे में जाता ही है। और पानी के मुद्दे पर भी जीरो वाटर डेटा सेंटर डिजाइन और क्लोज्ड लूप सिस्टम्स का विकास हो रहा है, जो पानी की खपत को नगण्य कर देंगे। मैं उस तर्क से आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि ये सब वादों पर टिका है। आपने AI एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एक्ट 2024 का जिक्र किया था, जिसमें NIST और EPA शामिल हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वैच्छिक है, जो काफी नहीं है। वॉशिंगटन स्टेट जैसी जगहें इन कंपनियों को भारी टैक्स छूट दे रही हैं। टैक्स छूट तो रोजगार के लिए हैं। लेकिन इसकी कीमत पर्यावरण चुका रहा है। जब तक EU AI एक्ट जैसे सख्त नियम और स्कोप 3 एमिशंस की पारदर्शी रिपोर्टिंग अनिवार्य नहीं होती, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। कंपनियां खुद से अपनी स्कोप 3 रिपोर्टिंग कभी नहीं देंगी, जिसमें माइनिंग और शिपिंग का सारा प्रदूषण शामिल होता है। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। इकोलॉजिक्स कैलकुलेटर और हगिंग फेस या सेल्सफोर्स के AI एनर्जी स्कोर जैसे टूल्स डेवलपर्स को रियल टाइम टेलीमेट्री दे रहे हैं। बाजार खुद ग्रीन AI की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये सब स्वैच्छिक है। हाँ, और अत्यधिक विनियमन केवल AI विकास को धीमा करेगा, जो वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है। कंपनियां जानती हैं कि ऊर्जा महंगी है, इसलिए वो खुद इसे ऑप्टिमाइज कर रही हैं। चर्चा को समेटते हुए मैं यही कहूंगा कि बिना फुल स्कोप एनवायरमेंटल अकाउंटिंग और कड़े नियमों के AI का विकास हमारे ग्रह के लिए एक असहनीय बोझ बना रहेगा। स्वैच्छिक रिपोर्टिंग और बाजार के भरोसे हम इस संकट को नहीं टाल सकते। ये मानते हुए कि चुनौतियां मौजूद हैं, मैं इस बात पर जोर दूंगी कि तकनीकी प्रगति, सर्कुलर इकोनॉमी और AI संचालित जलवायु समाधान इन पर्यावरणीय लागतों को पार कर लेंगे। इनोवेशन ही हमें आगे ले जाएगा। तो हमारी आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि AI का पर्यावरणीय प्रभाव गहरा और वास्तविक है, खासकर ऊर्जा और पानी के मामले में। बिल्कुल, भौतिक प्रभाव वास्तविक है, हालांकि इसे हल करने के तरीके पर हमारी असहमति बनी हुई है। सख्त विनियमन बनाम तकनीकी नवाचार। श्रोताओं के लिए यह विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना कितना जरूरी है। हमारी स्रोत सामग्री में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो AI और पर्यावरण के इस जटिल संबंध को समझने के लिए खोजा जा सकता है। चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।